नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। अभी हम जा रहे हैं जहानाबाद और जैसा कि आप जानते हैं बिहार में चुनाव का जोर है और आगामी कुछ ही महीने में चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टियां बिहार में घूम रही है, अपना प्रचार कर रही है, जनता के बीच में जा रही हैं। इसी में एक पार्टी है जन स्वराज पार्टी, अभी नई पार्टी है और ये नई पार्टी जो है अपने प्रचार अभियान में भी लगे हुए हैं। मेरे साथ जन स्वराज पार्टी के ही एक भावी प्रत्याशी हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र से। तो हम आज घोसी की तरफ जा रहे हैं विधानसभा में, वहाँ पर मार्च है। तो मेरे साथ है प्रभात कुमार और उससे जानेंगे कि आखिर क्या क्या समस्या जनता की है। नीतीश कुमार जो लगातार यहाँ प्रलोभन दे रहे हैं जनता के बीच में 10,000 देने का, 2 लाख हिबाब देने का, तो ये क्या मसला। अभी मैं एक आदमी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 10,000 अभी दे रहे हैं, 5 साल से सोए हुए थे। जब चुनाव होता तभी याद आता इनको है कि मैंने 10,000 देना है। तो इसका मतलब है कि हर दिन चुनाव हो बिहार में या देश में, तो हर जगह लोगों को मिलेगा सुविधा। अगर चुनाव ही नहीं होगा तो फिर सुविधा ही नहीं मिलेगी। तो चुनाव एक अनिवार्य कदम हो गया है, लोगों की एक आम धारणा बन गई है। चुनाव होगा तो मिलेगा, चुनाव नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार ने इसको साबित भी कर दिया है और चुनाव होने था तो 10,000 दे रहे हैं और चुनाव के बाद खत्म चीजें हो जाएगी। तो मेरे साथ जो प्रत्याशी है भावी प्रत्याशी प्रभात कुमार, उनसे हम जानेंगे कि अपनी विधानसभा में किस तरह समस्याओं को देख रहे हैं वो और लोगों की क्या समस्याओं को वो महसूस कर पा रहे हैं। तो आप सामने देख पा रहे हैं ये सड़क है जो पटना से जाती है आपको सीधा जहानाबाद होते हुए घोसी विधानसभा क्षेत्र में। तो सीधा हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या मामला का है। आइए उनसे मिलते हैं। प्रभात जी, आप तो भाई प्रत्याशी हैं जन स्वराज पार्टी से, जो नई पार्टी है और पहली बार जो है बिहार में अपना पदार्पण कर रही है। तो आप जब पहुंचे हैं इलाके में चुनाव के दरमियान या अपनी बातों रखने के लिए, तो किन किन समस्याओं को आप वहाँ फेस कर पा रहे हैं, जनता क्या क्या समस्याएं वहाँ दिख रही है आपको? नमस्कार रोहित जी और आपके सारे दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन जी, शुक्रिया आपका। और 217 घोसी विधानसभा के भी सभी मतदाताओं और सारे जनता मालिक को मेरा नमस्कार प्रणाम। असल में आप जो सवाल कर रहे हैं समस्या की, तो ये पूरे बिहार में भ्रष्टाचार की समस्या सबसे सर्वोपरि है। दूसरी है समस्या पलायन की। बिहार से मजदूरी करने के लिए लोगों को मजबूर होकर के दूसरे राज्यों में, सुदूर के राज्यों में, तमिलनाडु, केरल, नागालैंड, कश्मीर, यानी जैसे दूर जगहों पर भी जाकर के यहाँ से लोग मजदूरी करने जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ रोजगार की कमी। रोजगार, अच्छा नौकरी तो छोड़ दीजिए, साधारण सी मजदूरी करने के लिए लोग जा रहे हैं। 12-15 हज़ार रुपया कमाने के लिए लोग इतनी दूरी सफ़र कर रहे हैं, जहाँ से ट्रेन से जाने में 3 दिन 4 दिन 2 दिन लगता है लोगों को। पहले लोग पंजाब हरियाणा ही तक सीमित रहते थे। तो ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और नीतीश कुमार ने 20 साल शासन करने के बाद भी इस समस्या का कोई हल नहीं ढूंढा। सड़कें बनवाई, बिजली लाया, सब कुछ है, बहुत ठीक किया है, काम जो किया सब किया ठीक है, लेकिन जो मूल चीज़ है तो रोजगार होना जरूरी था, जो आज बिल्कुल ही नहीं है यहाँ। और ये समस्या सबसे बड़ी है। जब हर घर दूसरे तीसरे घर में आप जाएंगे तो वहाँ की महिलाएं आपको ये समस्या बताएंगे, देखिए मेरा बेटा वहाँ गया हुआ है, मेरे पति वहाँ गए हुए हैं, इस तरह से। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो रोजगार की समस्या बिहार में सबसे बड़ी समस्या है, ये तो सभी लोग जान रहे हैं और ये समस्या इतनी भयानक है कि इस समस्या का हल अगर ना ही जल्दी किया जाएगा तो एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। प्रभात जी, मुझे बताइए कि आपके पास क्या रोड मैप है? चुनाव में अब जा रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, आप हैं, लोग समस्याएं रोजगार की आ रही है, इसको आप किस तरह से हल करने की हम सोच रहे हैं अपनी पार्टी? हाँ देखिए, बड़ा लोगों से रोजगार का मतलब लोगों को होता है कि फैक्ट्री लगा दिए, बहुत बड़ा फैक्ट्री लगेगा तो रोजगार उसमें पैदा होगा। कितने लोग उसमें रोजगार हैं? यहाँ करोड़ों लोग जो बेरोजगार हैं। तो सबसे ज़रूरत है छोटे छोटे उद्योग की स्थापना, लोगों की आमदनी को किसी तरह से बढ़ाना,
ताकि उनकी क्रय शक्ति बढ़े। और जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से यहाँ कंपनियाँ आकर के अपना इन्वेस्टमेंट करेगी और यहाँ कंपनी खोल करके अपना व्यापार शुरू करेगी। तो क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए छोटा छोटा रोजगार जो है वो जरूरी है, घरेलू उद्योग। उसके लिए हम लोगों ने महिलाओं को के लिए कार्यक्रम रखा है कि उनको 5 लाख रुपए तक का लोन हम लोग देंगे, जो 4% के सालाना ब्याज दर पर उनको देंगे, ताकि वो घर में अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना उनको ज़रूरत है उतना लोन ले करके और कोई उद्योग शुरू करें। तो एक घर घर का जो उद्योग होगा ना, ये हर घर में रोजगार पैदा करेगा। या अगर मैं कहिए कि अगर 50% घरों में भी लोग उद्यमी बन गए तो फिर बाकी लोग भी उनके यहाँ रोजगार उनको मिल जाएगा। तो ये हम लोग का प्लान है रोजगार बढ़ाने। अभी नीतीश कुमार जो प्लानिंग दे रहे हैं 10,000 रुपया हर महिला को, एक परिवार में एक महिला को, तो इसका क्या दिख रहा है? चुनाव मतलब क्या है? 10,000 में क्या होने जा रहा है? ये क्या वोट खरीदने का सरकारी तंत्र का एक फार्मूला है, वोट को खरीदा जा रहा है। जैसे आप समझ लीजिए कि 10,000 दे रहे हैं सभी गृहिणियों को जो घर में हर परिवार के एक महिला को, वो बोल रहे हैं कि जीविका से हम जोड़ करके उनको लो। तो 10,000 में कौन सा रोजगार खड़ा होगा? और इतने दिनों से जीविका दीदियों ने क्या क्या रोजगार किया है, ये थोड़ा नीतीश कुमार को बताना चाहिए। और अगर 10,000 में कोई रोजगार नहीं खड़ा हो पाएगा तो ये 10,000 रुपया तो उनको कर्ज दे रहे हैं आप ना। अगर कर्ज दे रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन है, तो अनसिक्योर्ड लोन कह रहे हैं कि लोन दे रहे हैं, लेकिन वो लोन नहीं है, वो फ्री भी है। वो महिलाएं उसको खा के जाएंगी। 10,000 में कोई रोजगार खड़ा नहीं होगा तो क्या करेंगे? वो घर में खर्च हो जाएगा पैसा। तो नीतीश कुमार बताएं कि ये 20,000 करोड़ रुपया, 10,000 रुपया हर 2 करोड़ करीब महिलाओं का आकलन किया गया है। तो 20,000 करोड़ रुपये का बजट में कहाँ एलोकेशन करेंगे? वो कहाँ से लाएंगे? या फिर देश की राज्य की जनता पर कोई, अगर उनकी सरकार हालांकि बनने नहीं जा रही है, इसलिए वो देख रहे हैं कि अगर ये लोड पड़ेगा नहीं तो आने वाली सरकार पर पड़ेगी, तो इसीलिए वो अपना दिए जा रहे हैं, घोषणा किए जा रहे हैं। लेकिन उनको बताना चाहिए था कि ये 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएंगे अगर फिर भी बांट रहे हैं। कर्ज तो कह रहे हैं कर्ज दे रहे हैं, लेकिन वो कर्ज है नहीं। कोई महिला से हम बात किए हैं लोगों से, वो नहीं समझ रहे हैं कि हमको कर्ज मिल रहा है। वो नीतीश कुमार दिए हैं, यही समझ रहे मेरे अकाउंट में आ जाएगा। किसी को पता नहीं है कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं 10,000 के लिए, वो लोग समझ रहे हैं कि हमको गिफ्ट। मतलब इसको इस समय देख सकते हैं कि मतलब नीतीश कुमार सरकारी पैसे का, टैक्स पेयर के पैसे का चुनाव में उपयोग कर रहे हैं। हाँ, मैंने इसको निर्लज्जता से जिसको कहते हैं ना, दुरुपयोग करना, वो टैक्स पेयर के पैसे का निर्लज्जता से दुरुपयोग करना। अभी हाँ बिल्कुल बोलिए। और जो भी जैसे बाकी आपने वृद्धा पेंशन बढ़ाया, हम लोग मांग कर रहे थे। प्रभात जी, एक चीज बताइएगा मुझे, अभी नीतीश कुमार बोला करते थे, पहले कभी बोला करते थे कि फ्री क्या होता है, फ्री बीज क्या होता है, फ्री क्यों दे हम। अभी उन्होंने 10,000 का फ्री दिया, जैसे बताया आपने, 20,000 करोड़ का मसला है। फिर उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। लेकिन शिक्षा और हेल्थ दोनों विभाग जो है लगभग पेंडुलम में लटका हुआ, बहुत ही बुरी स्थिति बिहार की है। हमको लगता है कि घोषी का भी स्थिति इससे अच्छा नहीं होगा। तो क्या लगता है कि मतलब बिजली फ्री कर देने से और 10,000 दे देने से जनता का फायदा हो जाएगा? क्या लगता है आपको? है कि जोर से बोलेंगे। हाँ, यहाँ जैसे देखिए, बात है कि लोगों को 5 किलो राशन दे करके फुसलाया जा रहा है। और मोदी जी बड़े गर्व से कहते हैं कि हम इतना करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो जनता को ये लोग इतने दिनों में 20 साल ये जो शासन किए, इस दौरान उन्होंने फ्री का दे करके एक ठो ये बना दिया, इस हालत में ला दिया है जनता के आर्थिक स्थिति को कि थोड़ा थोड़ा भी अगर कुछ मिलता है फ्री का तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा मेरे लिए सरकार को उपहार है, जबकि ये उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से ये चल रहा है। और निश्चित रूप से इन जो
फ्री की घोषणाओं को जो किया गया है, इसको फिर सरकार रिकवरी करने के लिए उन पर नए टैक्स लगाएगी। बिल्कुल। तो इनको समझ में ये मकड़जाल समझ जनता नहीं रही है, और उनको लग रहा है कि अभी तत्काल हमको 100-125 यूनिट फ्री मिल गई बिजली, लेकिन ये दूसरे तरफ से दूसरे चीज़ का टैक्स बढ़ा दें। अभी आप देख लीजिए 8 रुपया करीब पेट्रोल पर और 5 रुपया करीब डीजल पर हम लोग शराबबंदी का टैक्स झेल रहे हैं पर लीटर, और भी दूसरे उत्पादों पर टैक्स बढ़ा है, लेकिन ये पेट्रोल और डीजल सबसे ज़्यादा हर आदमी की ज़रूरत है, उस पर अभी इतना हम लोग शराबबंदी जब हुआ था उसके बाद से नीतीश कुमार ने टैक्स इम्पोज किया, बढ़ाया टैक्स, वो इतना रुपये का है। अब बताइए कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, भाई पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ये सोचते हैं ना। नहीं, लोग तो समझ रहे हैं चीज़ को कि मतलब ये जो है चुनावी हथकंडा है और एक हाथ से दिए हैं दूसरे हाथ से निकाल लेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी रहेगा, आपने जो बताया 5 किलो अनाज वाला मसला, इसमें हम कई लोगों से बात किए हैं, तो उन लोगों का कहना है कि चावल या जो गेहूँ मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत ही निम्न होती है, वह खाने लायक नहीं रहता है, तो ऐसी भी खबरें हैं। आगे बताइए। लेकिन उसमें है ना, जैसे क्वालिटी तो खराब होती ही है, और 5 किलो की जगह 4 किलो दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये जो है ना 5 किलो तो अलग मसला है, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसमें भी खराब क्वालिटी का दे रहे हैं, खाने लायक नहीं होता है, और उसमें भी 1 किलो काट लिया जाता है। तो ये पूरे तंत्र की भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो है ना, भ्रष्ट व्यवस्था जो है, उसको उजागर करती है। आप किसी आदमी से पूछ लीजिएगा जिसको राशन मिलता है, बोलेगा कि 4 किलो मिलता है, साइन 5 किलो पर कराता है, देता है 4। तो ये 1 किलो अनाज कहाँ जा रहा है? करोड़ों लोग जो अनाज ले रहे हैं, 1 किलो अनाज का पैसा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल। तो ये पूरा तंत्र मिल बांट करके खाता है, और इसीलिए फ्रीली चलाया भी जाता है इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि पूरा तंत्र जो है इसको मिल बांट करके खाए उसके कमीशन को। अच्छा, ये प्रभात जी, अभी SIR पर काफ़ी घमासान चल रहा है बिहार को लेकर के, वोट चोर गद्दी छोड़ मोदी के लिए स्लोगन भी लगाया गया था, तो क्या लगता है कि SIR कितना प्रभावित करेगा चीज़ों को चुनाव में? SIR पूरा का पूरा एक नौटंकी था, किसी का न वोट काटने का उसका मतलब था मसला था, न किसी को ये एक माहौल खड़ा करना था कि हम मुसलमान जो बाहर से आकर के, ये लोग घोषित रूप से कह रहे हैं कि बाहर से आकर के मुसलमान यहाँ बस गए हैं दूसरे देशों से, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, म्यांमार से आया हो, इन लोग का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ गया है, इसको हम हटाने के लिए SIR चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा कहीं भी जाकर के, आप लोग पत्रकार हैं, सर्वे किए होंगे, तो किसी भी इस तरह का नाम नहीं खोजा गया, मृत लोगों का नाम खोजा गया, इसमें से हटा है कुछ लोगों का, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो बाहर के आकर के रोहिंग्या बसा हुआ हो या बांग्लादेशी हो जिसका नाम कट गया हो। तो ये कुछ नहीं था, ये एक माहौल खड़ा करने के लिए, धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण करने के लिए, लोगों में, ये हिंदुओं में ये बात दिमाग में घुसाने के लिए कि बहुत सारे लोग विदेशी मुसलमान यहाँ के बसे हुए हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम हटाना जरूरी है वोटर लिस्ट से। ये असल खेल है, माने यहाँ किसी को कुछ वोटर लिस्ट में से नाम हटाना जोड़ना कोई उद्देश्य सरकार का नहीं था, ये पूरा खेल था सिर्फ ध्रुवीकरण करने का, मुसलमान हिंदू करने का, मतलब माहौल बनाने का झूठा प्रोपेगेंडा फैला। अगर इतने लोग बसे हुए हैं यहाँ आकर के, तो दोषी कौन है? 14 साल से आप यहाँ सरकार चला रहे हैं, 10 साल हो गया ना, 11 साल तो मोदी जी का हो गया और नीतीश जी का 25-26 साल हो गया। 11 साल इनका चल रहा है, इधर से 15 साल से ये भी माने 20 साल से नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर सरकार चला रहे हैं करीब। तो आखिर इतने लोग आए कहाँ से और क्यों आए, इसकी जवाबदेही किसे लेनी चाहिए? अगर यहाँ पर बाहरी आदमी बस गया है आकर के, तो ये किसकी जवाबदेही? यहाँ नीतीश कुमार हमेशा ये प्रशासनिक विभाग अपने पास रखते हैं, गृह विभाग अपने पास रखते हैं, वहाँ अमित शाह गृह विभाग रखे हुए हैं, तो इसका किसको जवाबदेही लेनी चाहिए? अगर कह रहे हैं कि करोड़ों लोग आकर के यहाँ बसे हुए हैं, तो उसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? पहले तो ये बोलने से पहले इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए कि यहाँ बाहरी आकर के बस गए विदेशी। तो ये सब सिर्फ बताया कि ना कि ये सिर्फ ढकोसला है और ये प्रोपेगेंडा का एक माने इशू था, प्रोपेगेंडा फैलाने का एक काम। अच्छा, एक सवाल था मेरा इस पर, अभी जो जनता की जो समस्याएं हैं, ज़मीन का अधिग्रहण का मसला, ज़मीन की छोटी छोटी ज़मीनें झगड़ा है परिवार में,
फिर रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं सबसे बड़ी समस्याएं हैं बिहार में खास करके, और हेल्थ का व्यवस्था। तो आपकी जन स्वराज पार्टी के पास क्या इसका विजन है इसको लेकर के, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के थोड़ा सा क्लियर बताएंगे आप? शिक्षा के लिए हम लोग का प्लान है कि हर प्रखंड में 5 विश्व स्तरीय विद्यालय खोले जाएंगे। हर साल एक विद्यालय हर प्रखंड में खोले जाएंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो वो वर्ल्ड क्लास स्कूल होंगे, और बाकी भी जितने स्कूल हैं उन सभी स्कूलों की स्थिति अच्छी की जाएगी, पढ़ाई से, टेक्निक से, और ऐसी व्यवस्था दी जाएगी कि लोग आज सरकारी स्कूलों में मजबूरी में न पढ़ें, शौक से सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाएं। और जब तक इन स्कूलों को दुरुस्त नहीं कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में नहीं लाया जाता है कि लोग इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जो सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल के भी छात्र सरकारी स्कूलों में जाना चाहें, ऐसी व्यवस्था जब तक नहीं आ जाती है तब तक हम लोगों ने किया है घोषणा कि अगर कोई गार्जियन जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है खिचड़ी वाले विद्यालय में, वो चाहें तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और उसमें एक सरकार रेगुलेटेड फीस तय करेगी। उस फीस को सरकार क्लियर करेगी उनके गार्जियन के बदले। ये व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक हम पूरी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त, सरकारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त न कर दें, नहीं कर लेते। अच्छा, तब तक उन्हें ये सुविधा दी जाए। और हेल्थ के लिए मतलब क्या है? हेल्थ के मसले, हेल्थ का भी तो सबसे बड़ा जरूरत है अभी डॉक्टरों की बहाली। डॉक्टर हॉस्पिटल खोलना नहीं है, और सभी हॉस्पिटलों, हर जिला अस्पताल को इस दर्जे पर लाया जाना चाहिए कि लोग जिला से पटना के PMCH में जाने का सोचे ही नहीं, यहीं उनका इलाज हो जाए। फिर पटना के एम्स में और पटना के जिला अस्पताल जो PMCH है या और बड़े अस्पताल हैं, इन सब अस्पतालों में लोग कम ही लोग जा पाएँ जिनका इलाज यहाँ नहीं पाया। तो सबसे ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जो ये सरकार भी कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन योग्य डॉक्टरों की बहाली बहुत ज़रूरी है, और जो नर्सिंग स्टाफ हैं, जिसमें कहिए कि पैरा मेडिकल स्टाफ जो हैं, उनकी बहाली की ज़रूरत है, और बिना उसके दुरुस्त नहीं हो पाएगा। इस पर हमारी सरकार विचार है। बिल्कुल। एक चीज़ सवाल था मेरा लोकल थोड़ा सा, मतलब अभी घोसी विधानसभा में आप प्रत्याशी बनने के बने हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में आप प्रत्याशी होंगे। तो अभी वहाँ पर 2 पार्टियाँ और भी हैं वहाँ, जैसे कि आपको भाजपा जदयू है, या और फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से RJD या और लोग रहेंगे। तो ऐसे में आपके पास घोसी की जनता के लिए स्पेसिफिक क्या है जो आप जनता को देना चाहेंगे चुनाव के बाद या जीतने के बाद? जन स्वराज की जो ये जो स्थिति है, जो ट्रायंगुलर बोल रहे हैं, माने महागठबंधन का, NDA का कैंडिडेट तो पूरे बिहार में हर विधानसभा पर लड़ेंगे। हम लोग भी हर विधानसभा में अपने कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं। तो ये घोसी की अलग समस्या नहीं है, पूरे बिहार की समस्या है, और हर सीट पर लड़ाई होगा। माने दो कैंडिडेट रहेंगे NDA की तरफ से या इंडिया की तरफ से। लेकिन हमारा जो 5 गारंटी जो है, हमारी पार्टी का 5 गारंटी कार्यक्रम वही सब पर भारी पड़ेगा। और ये 5 गारंटी कार्यक्रम क्या है, एक बार रिपीट कर देंगे? हम लोग 5 गारंटी है कि हम लोग युवाओं का पलायन बंद करेंगे, 60 वर्ष से ऊपर की या सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उसको बढ़ा करके 2000 रुपया करेंगे। और तीसरा है स्कूल में जो महिलाओं को ऋण की व्यवस्था, तो हम लोग हर महिला को 4% सालाना ब्याज की दर से 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल। और चौथा है शिक्षा की व्यवस्था, पूरे बिहार में उच्च स्तरीय विश्व स्तरीय विद्यालय खोले जाएंगे, हर प्रखंड में 5, और बाकी विद्यालयों के भी स्थिति में सुधार किया जाएगा। और छठा है किसानों, 5वां है किसानों के लिए कि उनको चूँकि जोत धीरे धीरे कम हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो उनको नकदी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, प्रेरित किया जाए। और उनकी मजदूरी जो है, उनके जो खेती में जो उन्हें मजदूरी पे का भुगतान करना पड़ता है, उसको हम लोग मनरेगा के पैसे से भुगतान उनकी मजदूरी का करें,
ताकि उनके आमदनी में बढ़ोतरी हो सके, उनका बचत होगा, मजदूरी में बचत होगी तो आमदनी बढ़ेगी। तो ये 5 गारंटी है हमारी। हम लोग लिखे हैं कि जन स्वराज आएगा 5 चीज़ें हो जाएगा, तो 5 चीज़ हो जाएगा, ये गारंटी है हमारी। प्रभा जी बताइए, मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि ऐसा तो नहीं भटकटवा पार्टी है और चुनाव आएगा तो बीजेपी मिल जाएंगे आप, या क्या मसला बीजेपी के साथ? हम लोग 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के पहले कोई गठबंधन नहीं होगा और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जो रुझान है, जिस तरह से लोग हाथों हाथ हमारे पार्टी के कार्यक्रम को, हमारे नेता को जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है। और वोट कटवा होने की बात जो कर रहे हैं, तो हम तो आखिर पहली बार लड़ रहे हैं, तो किसी का वोट कटेगा ही। जो लोग हमको वोट दे रहे हैं वो पहली बार हमें देंगे वोट, तो वोट किसी ना किसी के वोटर रहे होंगे, वोट बैंक रहे होंगे, उसी में से हमें वोट मिलेगा। तो इस वोट कटवाने के हम लोग दोनों का वोट काटेंगे, इंडिया का भी वोट काटेंगे और इंडिया का भी वोट काटेंगे और दोनों को साफ करेंगे, दोनों को साफ करेंगे। ये प्रशांत किशोर एक आइडियोलॉजिकल थिंकर हैं और इन्होंने जिस तरह से पूरे बिहार में इस रणनीति को तहत काम किए हैं, और प्रशांत किशोर भी बिहार के ही रहने वाले हैं, तो ये एक मज़ेदार चीज़ होगी कि प्रशांत किशोर के पास विजन है, एक पढ़े लिखे लोग हैं और चीज़ों को समझते हैं, युवाओं के दर्द को महसूस किए हैं, और कई बार वो छात्रों के जो आंदोलन चल रहा था उसमें वो पार्टिसिपेट भी किए और उसमें उन्होंने मैंने बहुत ही अनशन भी किए हैं, बहुत दिक्कतें झेली है उन्होंने हाईकोर्ट में भी रिट किया था छात्रों के मुद्दे को लेकर के। तो कई सारे सवालें हैं और अभी हम यात्रा में जा रहे हैं। आज यात्रा है आपका, है ना? हाँ, रोड शो है, रोड शो गांव में हम लोग घूम करके और जनसंपर्क करेंगे, लेकिन आप घूमेंगे हम लोग गाड़ी से, पूरी टीम रहेगी। तो हम यात्रा भी घूमेंगे और लोगों से ही बात करेंगे और इनसे फिर से बात करेंगे कि क्या स्थिति चल रही है। बहरहाल प्रशांत किशोर के पास एक विजन है, एक नई पार्टी है, नया आइडिया है, नया सोच है, और एनडीए या फिर इंडिया के पास कोई विजन नहीं है। एकमात्र उनके पास पुरानी जो चीज़ आप देख चुके हैं, लंबे समय से वो जिस तरह से चीज़ों से भारत को चलाए हैं, बिहार को चलाए हैं, उनके पास बचा हुआ नहीं है, निशेष हो गए हैं। ऐसे में एक नई पार्टी एक नया उम्मीद जगाता है। देखते हैं क्या होता है, और चुनाव आप भी साथ बने रहिए, हम अपडेट देते रहेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया दरमियान में बिहार में क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, नेता क्या सोच रहे हैं, पार्टियां क्या सोच रही है। फिलहाल प्रशांत किशोर का आज यहाँ पर पार्टी का जन स्वराज पार्टी का आज यहाँ रोड शो है। आज हम उस रोड शो में चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरी विजन। नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।